हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनर्शिया को अपन ने डिस्कस किया था और फोर्स की डेफिनेशन इनर्शिया के थ्रू अपन ने निकाली थी। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे अपन फोर्स के बारे में कि भाई फोर्स क्या है। अपन बोल रहे थे कि भाई फोर्स क्या करता है, इनर्शिया को अपोज करता है एक तरीके से, है ना। इनर्शिया क्या करता था, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज को रोकता था। मीन्स मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने से रोकता था, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोकता था। कोई एक ऑब्जेक्ट जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मेंटेन रखता था, उसकी डायरेक्शन में चेंज को अपोज करता था। तो अपन ने वहाँ से फोर्स की डेफिनेशन निकाली थी कि भाई फोर्स क्या होता है। फोर्स एक्चुअली में एक एक्सटर्नल एजेंसी है, बाहर से लगाएंगे अपन। एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करती है, which can change the state of object। मीन्स जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है मीन्स मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है ना। इसके अलावा कोई फिक्स शेप है, साइज है, उसको भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो फोर्स ये सारे काम करता है। वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, उस एजेंसी को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अच्छा, क्वांटिटी है, ये तो अपन को पता है, मेजर की जा सकती है। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अपन को पता है। ठीक है, पढ़ते आए हैं अब तक अपन। तो वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरमेंट इसका जो होता है वो ऐसा ही यूनिट की अगर बात करूं तो ऐसा यूनिट तो क्या है इसकी, न्यूटन है। ठीक है, और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन है। इसके अलावा सीजीएस यूनिट भी होती है, दैट इज डाइन। तो 1 न्यूटन जो होता है दैट इज 10 पावर 5 डाइन। ये कन्वर्जन होता है एसआई टू सीजीएस। इसके अलावा आपको केजी फोर्स भी यूनिट मिल सकती है इसकी, है ना। केजी वेट भी मिल सकती है, केजी वेट भी मिल सकती है। 1 केजी वेट जो होता है दैट इज 9.8 न्यूटन। ठीक है, सो दीज कैन बी द यूनिट्स ऑफ फोर्स जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो फोर्स की डेफिनेशन है, ये फोर्स की डेफिनेशन फिर क्या काम आई, इसी फोर्स की डेफिनेशन से न्यूटन का फर्स्ट लॉ निकला है। कैसे निकला है, देखो न्यूटन ने टोटल कितने लॉज दिए थे, वो 9th क्लास में अपन ने पढ़े हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन, है ना। तो वो जो 3 लॉज ऑफ न्यूटन है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, अदर वन इज second law of Newton and the third one is third law of Newton। तो ये जो 3 लॉज है ना न्यूटन के, ये अपन को पता है, 9th क्लास में पढ़े अपन ने। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन, है ना भाई, देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। तो ये जो 3 लॉज है ना न्यूटन के, इनके भी अपने मोटिव हैं। क्या मोटिव है इनके, क्यों दिए 3 लॉज ही क्यों दिए, है ना। 4 दे सकता था, 2 ही दे सकता था, काम कैसे चला भाई। एक्चुअली में जो 3 लॉज है ना, ये तीनों ही लोग किसके बारे में बात करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, वो क्या करता है, वो फोर्स को डिफाइन करता है, वो फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो जो डेफिनेशन अभी अभी अपन ने पढ़ी ना, वो डेफिनेशन एक्चुअली में कहाँ से निकली है, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या करता है, सेकेंड लॉ जो फोर्स डिफाइन हुआ है ना, उस फोर्स का मेजरमेंट करता है, उस फोर्स की क्वांटिटी अपन को बताता है कि भाई फोर्स अप्लाई हुआ तो कितना अप्लाई हुआ, कितना हुआ, वो अपन बता सकते हैं किससे, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से। डिफाइन कर दिया, मेजरमेंट कर लिया। अब और थर्ड लॉ बताता है क्या, फोर्स के नेचर के बारे में, फोर्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो फोर्स का नेचर क्या होगा, थर्ड लॉ का एक नेम और पता है अपन को, थर्ड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड
एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना, पढ़ा है ना। सो दिस एक्शन रिएक्शन इज द नेचर ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स का नेचर है ये थर्ड लॉ बताता है। तो तीनों ही लॉज है ना उनके अपने काम है, फर्स्ट डिफाइन कर देगा, सेकंड मेजरमेंट करेगा, थर्ड क्या बता देगा, नेचर बता देगा। तो तीन ही लॉ इसीलिए दिए, इन तीनों से मिलके टोटल फोर्स क्या हो गया, डिस्क्राइब हो गया। ठीक है, अभी तो अपन को बात ओनली किसके बारे में करनी है, अभी तो अपन को बात ओनली फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में करनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में बात करते हैं अपन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन अपन कह रहे हैं क्या करता है, ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, ये तो फोर्स को डिफाइन करता है। कैसे करता है फोर्स को डिफाइन, डेफिनेशन तो अभी अपन ने पढ़ ली, रिपीट करेंगे उसको, लेकिन ये डिफाइन कैसे करता है, ये इनर्शिया की हेल्प लेता है। भाई इनर्शिया क्या करता था, इनर्शिया क्या करता था, ये इनर्शिया अपोज करता था किसको, चेंज इन स्टेट को करता था, चेंज इन स्टेट को अपोज करता था। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूस मोशन में है, मोशन भी कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे कि भाई अगर फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है, इफ एफ इज 0, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, दैट विल बी यूनिफॉर्म, दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन उसका होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, या फिर वो कंटिन्यूसली रेस्ट में है, तो वो क्या करता है, वो रिमेन्स इन कंटिन्यूस रेस्ट और कंटिन्यूस मोशन, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फोर्स क्या करता है, फोर्स तो इसको चेंज कर देता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन यही बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में है, वो रेस्ट या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है, तब तक रहता है जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन और इन रेस्ट until and unless an external force is applied on the object। तो यहीं से तो डेफिनेशन निकली ना। क्या काम फिर फोर्स का, फोर्स का काम है कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना। दैट मीन्स क्या करना, चेंज ऑफ स्टेट करना। तो वही तो मैं बोल रहा था कि फर्स्ट लॉ क्या करता है, फर्स्ट लॉ तो फोर्स को डिफाइन करता है, डिफाइन ही किया उसने। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ पर मूव करते हैं, लेकिन सेकेंड लॉ पर मूव करने से पहले एक क्वांटिटी पढ़ेंगे अपन, दैट इज मोमेंटम। क्या है भाई मोमेंटम, देखो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्या है, जब भी अपन मोशन की बात करते हैं, जब भी किसकी बात करते हैं अपन, मोशन की बात करते हैं, तो स्पीड की बात करते हैं, है ना, वेक्टर में वेलोसिटी की बात करते हैं। ऐसे तो बोलते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका मोशन अपन ये कंसीडर करते थे कि भाई 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, ये उसका मोशन हो गया। ऐसे ही तो कोई भी ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, उसका मोशन हो गया है, उसकी वेलोसिटी हो गई, तो वो मोशन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट का मोशन क्या ओनली वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्या किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता क्या? एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, सोचना इसके बारे में। मान लो आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज अ ट्रेन, अदर इज अ बाइसिकल। ट्रेन भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आपकी साइड आ रही है। साइकिल भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी साइड आ रही है। आपको किस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगेगा, उस 20 की स्पीड से आती हुई ट्रेन से या उस 20 की स्पीड से आती हुई बाइसिकल से? आपको कौन फास्ट मूव करता हुआ अपीयर होगा? मैं आपको वेलोसिटी ना बताऊं दोनों की, फिर भी चल दोनों सेम रहे, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मैं आपको ना बताऊं कि दोनों की 20 है, लेकिन फिर भी जब वो दोनों आपकी साइड आएंगे तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव करता हुआ अपीयर होगा? किसका मोशन आपको ज़्यादा लगेगा, मोर अपीयर होगा? दैट इज द ट्रेन। ठीक है, होगा ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है? ट्रेन हैवियर है,
बाइसिकल लाइटर है, मास कम है बाइसिकल का, ट्रेन का ज़्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसके मास पर भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसके मास पर भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का मास मिलके ही टोटल मोशन बनाते हैं। दैट मीन्स जो टोटल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, दैट टोटल मोशन कंटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, द टोटल मोशन कंटेन्ड by object, that total motion is having velocity plus mass is called momentum. So momentum is the motion of object. Momentum किसको डिफाइन करता है? ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करता है। मैथमेटिकली फॉर्मूला देखूं तो P से डिनोट करते हैं इसको, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मास और वेलोसिटी और प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली फॉर्मूला बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी होगी मास स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर क्वांटिटी है, मेजरमेंट कैसे होगा? यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम दैट इज द टोटल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड बाय मास, नॉट ओनली बाय वेलोसिटी बट बाय मास एज वेल एज वेलोसिटी। ठीक है भाई। अभी जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में आपके पास 3 कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं? देखो, देयर माइट बी 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंडीशन 1, लेट आई एम हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट का मोमेंटम है P1, सेकंड का मोमेंटम है P2, ठीक है ना। मोमेंटम P इज mv, ठीक। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, सेकंड वाले का है m2 है, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, सेकंड वाले की v2 है। लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, ठीक है। मतलब मासेस इक्वल हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के, बट वेलोसिटीज कैसी हैं? डिफरेंट डिफरेंट। v1 इज नॉट इक्वल टू v2। That means P1 will be mv1, P2 will be mv2, m1 is m2, ठीक है, that is equal to m। That means अगर मैं P1 अपॉन P2 फाइंड करूँ, क्या होगा? P1 अपॉन P2 will be V1 अपॉन V2। That means जो P है that is directly proportional to V, ऐसा ही है क्या? That means momentum is directly proportional to velocity। That means अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के मास सेम हैं, तो मास सेम है तो फिर उनके मोमेंटम को कौन डिफाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी डिसाइड करेगी। जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी उसका मोशन भी ग्रेटर होगा, उसका मोमेंटम भी ग्रेटर होगा। ग्राफ बना सकते हैं क्या वेलोसिटी और मोमेंटम का? मोमेंटम y एक्सिस पे, वेलोसिटी x एक्सिस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज द कंडीशन 1 फॉर मोमेंटम। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो वही 2 ऑब्जेक्ट, मोमेंटम P1 P2, ठीक, P is mv, P is mv। लेट m1 है फर्स्ट का मास, सेकंड का मास m2 है, अलग अलग है, सेम नहीं है। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी v1 है, सेकंड वाले की v2 है, और वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v है। दैट मीन्स दिस विल बी m1v, दिस विल बी m2v, ठीक है। मीन्स देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस बट सेम वेलोसिटी। अभी अभी एग्जांपल बताया था ना मैंने, बाइसिकल वाला और ट्रेन वाला, वो यही एग्जांपल था। दोनों के मास डिफरेंट, वेलोसिटी सेम। दैट मीन्स P1 अपॉन P2 विल बी व्हाट? M1 अपॉन M2। दैट मीन्स P विल बी व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम है तो फिर उनके मोमेंटम को कौन डिसाइड करेगा? मास डिसाइड करेगा। जिसका मास ग्रेटर होगा उसका मोमेंटम भी ग्रेटर होगा, ठीक है। ग्राफ बना सकता हूं क्या? मास और मोमेंटम के बीच में ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या? ठीक, दिस इज कंडीशन सेकेंड। कंडीशन थर्ड क्या हो सकती है?
कंडीशन थर्ड, लेट मोमेंटम P1 और P2 सेम है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मोमेंटम, मास डिफरेंट है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, v1 इज नॉट इक्वल टू v2। दैट मीन्स P1 विल बी m1 v1 एंड P2 विल बी m2 v2। यही P1 इक्वल टू P2 दैट मीन्स m1 v1 इक्वल टू व्हाट, m2 v2, दैट मीन्स m1 अपॉन m2 will be v2 upon v1, so m1 is inversely proportional to v1, so m is inversely proportional to what, v। that means क्या कहना चाह रहा है ये कंडीशन, ये कहना चाह रही है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मोमेंटम अगर सेम है तो मोमेंटम सेम होने के केस में वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ग्रेटर है उसकी वेलोसिटी स्मॉलर होनी चाहिए, और जिसकी वेलोसिटी ग्रेटर है उसका मास स्मॉलर होना चाहिए, तभी उनके मोमेंटम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ग्राफ बना सकता हूं मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। सो दीज आर 3 डिफरेंट कंडीशंस फॉर मोमेंटम दैट आर पॉसिबल। अब ये मोमेंटम का यूज क्या है, ये मोमेंटम का यूज किया गया फोर्स की क्वांटिटी फाइंड करने में। कितना फोर्स लगेगा वो कौन बताता है, वो मोमेंटम बताता है। कैसे बताता है देखो, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ ये बताता है, क्या बताता है, कितना फोर्स लगेगा, हाउ मच। ठीक है, कितना लगेगा फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है आगे जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल मेरे सामने है, ठीक है, उस फुटबॉल को मैंने लेट किक कर दिया, फोर्स लगा दिया। ठीक है, किक कर दिया, फोर्स लगा दिया, क्या होगा, उसमें मोशन आ जाएगा, मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना, जितना फोर्स लगाया उतना चेंज आएगा। भाई ग्रेटर फोर्स लगाऊंगा तो ग्रेटर चेंज आएगा, स्मॉलर फोर्स लगाऊंगा तो स्मॉलर चेंज आएगा। दैट मीन्स मोमेंटम में जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड F is directly proportional to the rate of change of momentum। ये बोलता है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट के चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूं के dp/dt, प्रैक्टिकल मेजर से k की वैल्यू 1। सो F फोर्स जो होता है that is always equal to rate of change of momentum। that means F equal to dp/dt, d/dt डिफरेंशिएशन किसका, मोमेंटम का, is called force। d/dt is rate of change किसका, मोमेंटम का, is equal to force। so force is the rate of change of momentum। this is the second law of Newton। P is what, mb। so F is what, d/dt of mb is called force। ठीक है भाई, आ गई क्या क्वांटिटी। अब यहां से देखो दो कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, दो कंडीशन कैसे बन सकती हैं कि देखो भाई डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में किसका, m इंटू वी। कौन सी कंडीशन है, याद करो, d/dt u इंटू वी। देयर आर टू u एंड v, टू क्वांटिटीज के मल्टीपल प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d/dt ऑफ u इंटू वी क्या होता था, d/dt ऑफ u इंटू वी। याद है क्या, u dv/dt प्लस v du/dt, ऐसा ही होता था क्या, कुछ ऐसा ही होता था, याद होगा आपको। ठीक है, पढ़ा था अपन ने पहले। दैट मीन्स d/dt ऑफ mb क्या हो सकता है, ये हो सकता है, दिस माइट बी F इक्वल टू, देखो
u, ये v, सो m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt, ये हो सकता है फोर्स। ठीक है, अब यहां से दो कंडीशन बन सकती हैं अपनी। कौन कौन सी कंडीशन बन सकती हैं? मान लो मास कांस्टेंट हो ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी वेरी कर रही हो, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या होगा? मास कांस्टेंट हो गया, तो मास कांस्टेंट हो गया तो मास का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, तो dm अपॉन dt विल बी जीरो। दैट मीन्स जो फोर्स है F दैट विल बी m dv अपॉन dt, dm अपॉन dt इंटू v वाली टर्म तो जीरो हो गई, तो m dv अपॉन dt, dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा भाई। दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अपन ने एक्चुअली में यही पढ़ी 9th क्लास में। 9th क्लास में तो अपन ने यही पढ़ा, F इक्वल टू ma होता है, और F इक्वल टू एक्चुअली में dt अपॉन dt होता है। सेकेंड वाली कंडीशन अपन ने 9th क्लास में नहीं पढ़ी। ठीक, अब मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, ये तो जनरली होता ही है, मास कांस्टेंट होता है। बॉल को आपने किक किया, उसका मास कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगा, वो F इक्वल टू ma से निकलेगा। लेकिन मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और मास वेरी कर रहा है। कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन आएगी रॉकेट प्रोपल्शन में। अभी इसी चैप्टर के अंदर अपन रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे। पता है ना रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है ना? इसरो, नासा, ये सब क्या करते हैं? रॉकेट स्पेस के लिए करते हैं ना, लॉन्च करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन में यही कॉन्सेप्ट वर्क करता है, मास वेरी करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स F क्या हो जाएगा? v dm अपॉन dt हो जाएगा। सो दीज आर टू फॉर्मूलाज फॉर फोर्स। इफ mass is constant, F equal to ma, if mass is varying, F equal to v dm upon dt. So this is the quantity of force। ठीक है, ये सेकेंड लॉ के थ्रू न्यूटन ने बताई। देखो एक एग्जांपल देख लो इसके बेसिस पे। सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन में देख लेता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना। अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या? अ ब्लॉक of 5 kg resting on a frictionless plane, ठीक है, it is stuck by a jet releasing water। इस पे मैं प्रेशर से क्या कर रहा हूँ? पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई पाइप होगा मेरे पास, जेट पाइप, उससे मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? वाटर रिलीज कर रहा हूँ एट अ रेट ऑफ 3 kg पर सेकेंड, 3 kg पर सेकेंड एट a speed of 4 meter per second। Calculate the initial acceleration of block। Calculate the initial acceleration of ब्लॉक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई एक ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, मान लिया वो क्या कर रखा हुआ है? वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया, ये ब्लॉक रखा है 5 kg का, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इस पे एक जेट से मैं वाटर डाल रहा हूँ, ये पानी इधर से निकला और ये इस पे आ रहा है, इधर है ना। अभी जब वाटर इस पे आ रहा है ना, तो वाटर इस पे
आ रहा है किस स्पीड से, 3 kg पर सेकेंड। तो 3 kg पर सेकेंड, kg मास सेकेंड टाइम, तो मेरे को क्या गिवन है, dm/dt कितना है वाटर का, 3 kg पर सेकेंड है ना। और स्पीड कितनी है, v = 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वाटर आ रहा है ये 3 kg पर सेकेंड से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वाटर जो है इस पर कोई फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, F फोर्स अप्लाइड बाय जेट कितना होगा भाई, मास वेरी कर रहा है, वेलोसिटी सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मेरे को दे रखा है, फोर्स क्या होता है, v dm/dt, F = v कितना है 4, dm/dt कितना है 3, कितना फोर्स लगा रहा है वाटर, 12 न्यूटन का फोर्स उस वाटर ने जो जेट से निकला है किस पे अप्लाई किया, इस ब्लॉक पे अप्लाई किया। तो इस ब्लॉक को कितना फोर्स मिल रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। बात आई क्या समझ में कि भाई इधर से वाटर निकल रहा है 3 kg पर सेकेंड की रेट से, 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है वाटर की, तो कितना फोर्स लगा देगा वाटर, 12 न्यूटन का फोर्स लगा देगा। वो 12 न्यूटन का फोर्स इसको मिल गया, इसका मास कितना है 5 kg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अब इसका होगा कि इसका मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ये चलने लग जाएगा वाटर से। तो F = ma ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक F = ma, और वाटर के लिए क्या लगाया, F v dm/dt। तो A फाइंड करना है मेरे को, तो F/m हो जाएगा, F कितना है 12, m कितना है 5, A कितना हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन बाय विच आवर ब्लॉक विल मूव, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया किसका, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन और बाकी की चीज़ें देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।